नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। 400 पार का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बेहद खास मेहमान। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर आपका आने के लिए। साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के सामने हम लोग मौजूद हैं। 4 जून को जनता तय कर देगी, लेकिन 400 पार आपको नहीं लगता थोड़ा अनरियल आप लोग हो गए? 83% स्ट्राइक रेट चाहिए बीजेपी को अगर आपको 370 सीटें हासिल करनी है। पिछली बार के मुकाबले 10 सीटें आप ज्यादा लड़ रहे हैं। 83% स्ट्राइक रेट, पिछली बार आपका लगभग 62-63% था। कैसे हो जाएगा? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। वो ये है कि जो विपक्ष है, जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जो वो घमंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। कैसे? देख कैसे रोज सुबह उठ के कोई ना कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दे देते हैं। कभी सनातन को अटैक कर देते हैं, कभी कहते हैं वो मंडी में क्या भाव है, कभी एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को कहते हैं कि ये नाचने वाली कौन है। देखिए, 400 पार एक सेंटिमेंट है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अपने 10 साल के जो आंकड़े हैं विकास के, और मेरे जो 2 मंत्रालय हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, अगर मैं आपको उसके बेसिक फैक्ट्स बताऊं, हम लोग अपने विकास के काम पर जनता के सामने आ रहे हैं। और हमने ये कभी नहीं कहा, जहां तक मुझे समझ है, अगर आप चाहें कि भारतीय जनता पार्टी के अलग से अपने आप 400 आ जाएं। 400 पार का मतलब है अपने एनडीए एलाइज को मिला के हम 400 पार होंगे। और एक और मैं आपको सबमिशन दे दूं, मेरे 2014 में और 2019 में ऑन बोथ ओकेजन्स आई गॉट माय असेसमेंट राइट। 303 जो हमारे 2019 में सीटें आई, उसके पहले हमने एक असेसमेंट की थी। हमने कहा था आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो केंद्रीय योजनाएं हैं, आप सबके लाभार्थियों के आंकड़े देखिए। और हमने सबके आंकड़े मिलाए, हमें देखा उसके 22 करोड़ लाभार्थी थे केंद्रीय योजनाओं के, और हमें वोट भी 2019 में 22 करोड़ मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी लाभार्थी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर इट इज अ रफ इंडिकेटर एंड अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर इट इज गोइंग, नंबर 1। सो अगर आप 303 वहां पर मान के चलिए, 10% भी ज्यादा हो तो 330 पे पहुंचते हैं, 15% ज्यादा हो तो 345 पे पहुंचते हैं। अभी तो पहले राउंड पोलिंग में आज हुई है मैडम 13 तारीख, हाँ। और पहला राउंड 19 को है। 102 सीटों पर। हाँ, 102 सीटों में 6 दिन रहते हैं उसमें। हाँ। उसके बाद लास्ट जो राउंड है वो 2 जून को है। हाँ। तो अभी तो आपको ये असेस करना चाहिए कि डायरेक्शन और जो ग्राफ है वो कौन सी तरफ जा रहा है। हाँ। तो मैं आपको दावे से कहता हूं, ग्राफ जो है इस बार 400 पार की तरफ ही जा रहा है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। अकाली दल आपके साथ नहीं है, 19 में था। एआईएडीएमके नहीं है, आपके कई अलायंस पार्टनर नहीं है। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, उनमें से एक आपके साथ है। लोग कहते हैं कि सेंटीमेंट उद्धव के साथ है, नेता जो है वो शिंदे के साथ है। तो फिर कैसे आप 400 पार की तरफ सोचते हैं? कई अलायंस पार्टनर आपका साथ छोड़ चुके हैं। बीजेडी के साथ और अकाली के साथ आपने कोशिश की अलायंस हो जाए, हुआ नहीं। मुझे लगता है ये अकाली दल के साथ जो गठबंधन था, उसके आप जरा शुभ चिंतक, मुझे पहले भी लगा, पर आज की आपके बात से नहीं, मैं जरा शुभचिंतक नहीं हूं, मैं तो नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं तो करता हूं। मैं तो आपको एक चीज बताता हूं, अकाली दल का जो हमारे साथ गठबंधन था, उसका ग्राउंड लेवल पे क्या महत्व था। अंजना जी, पंजाब की असेंबली में 117 सीट है। उस गठबंधन के कारण हम सिर्फ जूनियर पार्टनर ही नहीं बन गए, बट जूनियर पार्टनर इस तरीके से बने कि हम 23 सीटों से ज्यादा लड़े ही नहीं पंजाब में। और पंजाब में जो लोकसभा है उसमें 13 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो क्या हमारा गठबंधन था कि हम 3 ही सीटें लोकसभा की लड़ते थे। अगर आप चाहते हैं इन परपेचुइटी, यानी कि हमेशा के लिए
आप जूनियर पार्टनर बन जाए तो अकाली दल का गठबंधन अच्छा था। मेरे हिसाब से अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं। और व्हाट डज द अकाली दल स्टैंड फॉर? एक परिवारवाद है उस पार्टी में। कौन से जो रेत की डकैती, रेती की डकैती, नशे की डकैती, सब में वो शामिल है और उनके कारण हमारी छवि भी खराब हुई। पॉइंट नंबर 1। सो मैं तो आप समझता हूं कि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन टूटा, हमने नहीं तोड़ा। मैं कैबिनेट में बैठा हुआ था जब हरसिमरत जी ने वो जो 3 फार्म लॉज है उनकी प्रशंसा की, और बाहर आके जब उन्होंने लिखा कि लोगों में विरोध है, अच्छे नेता का मतलब होता है अच्छी अगर कोई अच्छा कानून हो तो उसकी आप बाहर जाके यू सेल इट टू द पीपल, बाहर जाके उल्टे हो गए। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। इस बार वो चाहते थे, पर वो क्या बातें करते थे, हम गठबंधन चाहते हैं बट ऑन आवर टर्म्स। अगर वो रीजनेबल प्रोपोजिशन, ये मेरी पर्सनल व्यू है, ये पार्टी की व्यू नहीं है। हमने तो कभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। सुखबीर सिंह बादल खुद ही स्टेटमेंट कर देते थे, ओ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਾਰ तो ज्यादा औकात ही नहीं है, तुसी ते ਅਸੀਂ ज्यादातर 5 सीटां देंगे। अरे लड़ो भाई, 13 सीट लड़ो, अभी 7 डिक्लेयर की हैं, 6 करनी है। मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर पिछले चुनाव में हमारी 3 में से हमने 3 सीट लड़ी थी, 2 आई हैं, इस बार उससे 3 गुना होगा, तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, तो उससे हमें फायदा होगा नहीं होगा। दूसरा, आप कई और राज्यों की बात कर रहे हैं, आपने बीजेडी की बात की। देखिए, बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी में आप एक देखिए, सुपरस्ट्रक्चर लेवल पे हमेशा अंडरस्टैंडिंग रही है। सेंटर्स में बिल, हमारे उनके मुख्यमंत्री के साथ, हमारी प्रधानमंत्री जी के, बाकी लीडरशिप में बड़े अच्छे रिलेशन है। बट उनको लगा कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी देश भर में उठ रही है। कई ऐसे राज्य में जहां पे हम मौजूद ही नहीं थे, वहां पे भी उठ रहे हैं। ये दक्षिण राज्य है, तो इस समय हमारा अकेला लड़ना, उसको आप कंपेयर कीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ। वो हमारे जो युवा नेता हैं, उनको पूछना कि जहां पे आपने गठबंधन किया, आपकी क्या हाल होने वाली है। मैं वायनाड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल अलायंसेस की बात कर रहा हूं। राजनीति में एक बहुत एस्टैब्लिश्ड नॉर्म कहिए, कन्वेंशन किया, जो पार्टी गठबंधन में जाती है वो अपनी जो प्रेजेंस है वहां हारती है। अभी आपकी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कितने आंकड़े थे, कितने थे टोटल? 40+ थे। अच्छा, आज आप ना नोट कर लीजिए, सुंदर कर्तव्य पथ पे और इतने बढ़िया मौसम में हम बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इस बारी 40 या 40 से कम आएंगे। 4 जून को फिर से इंटरव्यू करने का यानी आप मौका देंगे हमें? नहीं, मैं तो आपके साथ इंटरव्यू करना, एक पॉलिटिशियन क्या चाहता है, आप जब भी बुलाएं और आप जैसी और मेरे भाई यहाँ पे एंकर बुलाएं, मैं रोज आ जाऊंगा। मुझे राहुल गांधी से आप लोगों को इतना क्या लगाव है कि आप घसीट के उन्हीं पर हमला करते हैं सबसे ज्यादा? ना, हम करते ही नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा कि विपक्ष हमारे लिए काम कर रहा है। कमजोर कड़ी है क्या राहुल गांधी? ना, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है। देखिए, आपको मीट खाने का शौक है, नहीं है, पर अपनी क्यूलिनरी स्किल्स, कितना मसाला डालना है, कितनी वो अजवाइन डालनी है, अरे भाई समय होता है। लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना, उसका अलग समय होता है, पॉलिटिक्स के समय और होता है। ये जब कंट्रोल रूम में बात करने का टाइम आता है, ये वो न्याय यात्रा में चले जाते हैं, अवेलेबल ही नहीं होते। अगर आप साल में कितने 12 महीने 12 महीने है ना, आप देख लो पार्लियामेंट कितने महीने होता है। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, कितने महीने पार्लियामेंट, बाकी टाइम ये कहां होते हैं? कभी स्पेन होते हैं, कभी थाईलैंड होते हैं, कभी कहीं होते हैं। जब मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर रहा था, तो मैं यहाँ इस बिल्डिंग में पीछे 1974 74 कितने साल हो गए, 24+ कितने, जितने भी 50 हो गए। हाँ। तो मैंने कैसे वो सीनियर्स की बातें, तो किसी ने पूछा, एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू की लाइन थी, किसी ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फॉरेन सर्विस। उसने कहा, आई वांट टू कंबाइन पेट्रियोटिज्म विद रेजिडेंस अब्रॉड। तो राहुल गांधी जी का वही है, राजनीति भी करना चाहते हैं पर समय स्पेन और थाईलैंड में स्पेंड करना चाहते हैं। राहुल गांधी पर ही आप पिछले लगभग 3 मिनट बोले,
मैं वापस अपने किस पे प्रश्न बोलना पर है? आती लालू जी पे आऊं, मीसा जी पे आऊं, बताइए ना। मैं तो आप जिस पे कहिए, मेरा तो ऐसे सही वो रिकॉर्डिंग्स है, मैं तो बटन दबाऊंगा वो शुरू हो जाऊंगा। मीसा जी पे आ जाऊं। विपक्षी गठबंधन पर आते हैं। इंडिया गठबंधन का जो पूरा प्लैंक है, पीएम कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और विपक्ष कहता है कि आपने देश में विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल भेजने की अच्छा, प्रक्रिया पहले शुरू कर पहले दी है। किसने किसको जेल भेजा, इस पे थोड़ा सा कर ले, क्योंकि ये दिल्ली के बढ़िया कर्तव्य पथ में आपकी मैं हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं दिल्ली की बात शुरू कर दूं। एक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अब मैं ये शब्द पूर्व भी नहीं इस्तेमाल कर रहा। नॉर्मली कोई आदमी 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ त्योहार के पीछे चला जाए तो पूर्व होना चाहिए, पर वो मानने को तैयार नहीं है। क्या इतिहास है? अभी रामलीला मैदान, जो आप इंडी अलायंस की या घमंडी अलायंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने रामलीला मैदान में एक बड़ी गैदरिंग की। वो बड़ी शब्द भी गलत है, क्योंकि वहां पे सीटिंग स्पेस तो काफी है, पर वहां 10, 11, 12 हजार लोग थे, मुश्किल, कुर्सियां खाली ज्यादा थी, थोड़े झंडे थे, वो भी पंजाब से लोग आए थे, दिल्ली के तो लोग भी शामिल नहीं हुए। उसी मैदान में 2011 में यही हमारे केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। आपने उसमें भाग लिया, और क्या किया उसमें? मैं कभी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं आम आदमी रहूंगा, मैं मफलर पहनूंगा, मेरी गाड़ी के ऊपर जब राजनीति में आ गए रेड लाइट नहीं होगी, और आम आदमी शीश महल में पहुंच गया। इसको एक तरफ रखिए। हम शराब के खिलाफ हैं, और ऐसा बड़ा शराब का घोटाला किया कि स्कूलों के 30 मीटर, मंदिरों के, गुरुद्वारों के, मस्जिद के 30 मीटर के अंदर शराब के ठेके खोल दिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। जब इसके बारे कंप्लेंट हुई, मैं यहां से वेस्ट बंगाल जाता हूं, हमने ईडी को इस्तेमाल किया। अरे मेरे भाई, ईडी को हमने नहीं किया, वहां पे एक टीचर्स का रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। उस रिक्रूटमेंट स्कैम में टीचर भर्ती करने थे, उन्होंने जो ऊपर वाले सेकंड थर्ड मेरिट में थे उनको नहीं किया, और 326 में किसी को उठा के कर दिया। तो जो ऊपर में जिनको नौकरियां नहीं मिली, वो उच्च न्यायालय गए, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व हुई, नंबर 1। और एक उनके नेता है, मंत्री, बड़े रंगीन है, कि एम्प्टी फ्लैट था, उसमें बोरों में पूरा फ्लैट पैसे से भरा था। हमने ईडी को इस्तेमाल किया। अभी एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो भी वो केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप इलेक्शन लड़ना चाहो? मैं अब दिल्ली हाईकोर्ट का बता दूं, मैं कंक्लूड करता हूं उस पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, केजरीवाल जी, आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, एज चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, और एज आम आदमी कन्वीनर आपने किकबैक्स, घूस मांगी, आपको मिली, और वो क्रिमिनल प्रोसीड्स आपने गोवा के चुनाव में लड़ाए। इन्होंने क्या चैलेंज किया था? इन्होंने बेल नहीं मांगी थी, इन्होंने सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अरेस्ट लीगल नहीं है, ठीक तरीके से नहीं हुई, वो हार गए वहां पे। अब एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये सारी अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसका डू आई गेट इम्यूनिटी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन? अगर आप कल कुछ करते हैं, आप कहिए, मैं, अंजना जी और आप बहुत बड़े एंकर्स हैं, क्योंकि मैं एंकर है, मेरे को शो करनी है, अगर आप किसी को ट्रैफिक में आपकी गाड़ी में किसी को ठोक देते हैं, तो क्या कहेंगे? आपका अरेस्ट नहीं होगा? ये तो बिल्कुल बेहुदा बात कर रहे हैं। मंत्री जी, आपने खूब अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपने अपनी पिच खुद ही खराब की है। कैसे? सुनिए। हाँ जी, बताइए। इतनी तसल्ली से आप मुझे अजीत पवार के पीछे का मामला बताएंगे, मुकुल रॉय का बताएंगे, छगन भुजबल का बताएंगे, सब आपकी पार्टी में। मैं, हमारी व्हाइट वॉशिंग मशीन है। हाँ, अरे भाई, खुद ही बोल दिया। नहीं, मैं तो माइंड रीडर हूँ। जब आप कुछ उठते हैं, पिच खराब करने की बात करते हैं, देखिए, और साथ में ये भी आप किसी को ले लेते। एक चीज और है। हाँ जी, बताइए। जब अजीत पवार एनडीए में आए, उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए। उन्होंने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उसके 2 दिन बाद वो एनडीए में आ गए।
अब वो घोटाले की जांच कैसी होगी? मैं एक और चीज, हरदीप जी, मैं आपसे एक सवाल और करता हूं। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपालगंज गए थे। उन्होंने 80 सेकंड के अंदर 33 घोटाले गिनाए थे नीतीश सरकार के। नीतीश उसके बाद 2017 में आपके साथ आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, अब फिर आ जाते हैं। घोटाले की जांच कैसे होगी? नहीं होगी। आप या तो मेरे को बताइए, आपने इतने दो चार साल हो गए नहीं हुई। ना 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 ना, वो तो हमारी मशीनरी है। हमारी मशीनरी ऐसी है। आपने कई चीजें हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बात रख ली, आपने बना दिया आर्बिट्रेशन पैनल, आपने बना दिए ये एनसीएलटी एटसेट्रा। देखिए, ये बहुत आसान है इल्जाम लगाना। हमारे एक और प्रॉब्लम है, आप सबको ले लेते। अरे भाई, सबको नहीं लेते हैं। हमारे दरवाजे, एक मेरी सीनियर मिनिस्टर कोलीग हैं, उनसे ये पूछा गया था किसी और चैनल पे। देखिए, अगर आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी हमारे साथ ब्रॉडली सिमिलर है और आप हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारे वर्क प्लान पे काम करने को तैयार हैं, तो हम आपको इंक्लूड कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मौका दिया गया कि एक हमारे आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमपी हैं जलंधर के, रिंकू जी, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। पिछले साल अप्रैल में मैं जलंधर में था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस से आए थे। देखिए, अगर मैं कोयम्बटूर में मेरी पैदाश हुई है और मैं कलकत्ते जाना चाहता हूं, दिल्ली रहना चाहता हूं, तो हमारी डेमोक्रेसी में कोई उस पर पाबंदी नहीं है। और अगर आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं, आप हमारे को टारगेट तब करिए कि हम पार्टी में नोइंगली किसी को लेते हैं और उसके अंदर आने से कोई वॉशिंग मशीन। ये इल्जाम लगाने बड़े मुश्किल है। इतने लोग आए हैं जिनका कोई कहीं केस है, कोई केस है, वो कहते जी हम तो शामिल हो गए हैं और हमारा अभी वो केस सॉल्व नहीं हुआ। अरे, आपको किसने गारंटी दी थी कि केस सॉल्व होगा? उस समय तो आते हैं ऐसे लोग, नहीं कहते हैं आपसे। नहीं, कई लोगों के छोटे मोटे केस इधर है। अब एक हमारे आदमी आया पंजाब से, उसने कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारी बात किससे हुई थी? कहता नहीं हुई किसी से। मैंने कहा तो फिर पार्टी का काम करो। देखिए, भारतीय राजनीति जो है इस समय, इट इज स्ट्रांग ऑन एक्यूजेशन, बट हमारे जो एक्शंस हैं बड़े स्पेसिफिकली टारगेटेड है। एजेंसीज की कार्रवाई के अलावा ये जो विपक्ष का आरोप है वो है लोकतंत्र बचाओ। वो कहते हैं देश का संविधान खतरे में है। इलेक्शन कमीशन से लेकर जितनी देश की एजेंसियां हैं उन सब पर एक सरकार का, एक पार्टी का कब्जा हो। अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो हमारे मित्र लोग बैठे हैं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइम वोटर्स। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इसमें? देखिए, ज्यादा ही है, ज्यादातर हैं। और उसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बारी वोट हुई, उनके पास होगी, बट दे कुडंट वोट फॉर सम रीजन और द अदर। देखिए, मेरी उम्र आपसे काफी ज्यादा है, तो मैं आपको बताता हूं, हमारे देश के इतिहास में 1947 से लें तो लोकतंत्र जो है, हमारे डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सिर्फ एक ही बार खतरे में आए। कब? जून 1975, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के दौरान सारे सिविल लिबर्टीज हटा दिए गए थे। अब जो बात जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और मैं एक और बताऊं, डेमोक्रेसी में एक और, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में एक और विशेषता होती है। एक है धारा 356। अगर मान लीजिए आप केंद्रीय सरकार को चला रहे हैं और कोई राज्य सरकार आपको तंग कर रही है, तो 356 धारा लगा के आप उसको डिसमिस कर देते हैं। भाई साहब, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए हैं, एक बार भी हमने 356 लगाई है? एक बार भी? कोई मेरे को एग्जाम्पल दे दे। और इन्होंने 100 बार लगाई है, 100 बार। और एक उनकी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 50 बार खुद लगाई है। ये क्या संविधान की बात करते हैं, जिसको संविधान की समझ नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं, एक और, मैं एक प्रोग्राम में था, आप जैसे बहुत काइंड एंकर थी, वो थोड़ी सी मेरे को तंग करने की कोशिश करी थी। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा है कि तीसरी बार इलेक्ट होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। और मैंने, अंकल आंटी, 17 बार तो कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुकी है। हम कभी नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। ये जब चीज फर्स्ट टाइम वोटर्स को, और जो हम, मेरे 2 इंपॉर्टेंट वोट्स हैं, मेरी बड़ी खुशी है हमारे बीच में हमारी बेटियां भी बैठी हैं। विमेन सेंटर डेवलपमेंट से हम विमेन लेड डेवलपमेंट गए हैं। और जो विमेन रिजर्वेशन बिल हुआ है, मैं फॉरेन सर्विस का
1974 में मैंने ज्वाइन की थी जयशंकर जी से 3 साल पहले, जी। और मैंने जहां पे भी काम किया, जहां पे भी वुमेन लेड डेवलपमेंट हुई है, आपकी अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी जो है 30% बढ़ी है। भारत में भी वही होने वाला है। अगले एक हाँ। सवाल है सर, आपने जीडीपी से अर्थव्यवस्था की बात की है, बहुत अच्छी बात है और अर्थव्यवस्था बढ़ भी रही है, कोई शक नहीं है। एक लोग बड़े परेशान हैं, आप उस विभाग के मंत्री हैं, पेट्रोल की कीमत किसी राज्य में, एक सेकंड सर सर आप सर, क्यों अब मेरे सर को सवाल तो सुन लीजिए आप। सिक्सर देने नहीं, मैं नहीं, आउट ऑफ द ग्राउंड नहीं, लगाऊंगा मैं इसको एक यार। सेकंड बिल्कुल लगाना सर, अच्छी बॉल कई बार क्या होता है कि फुल टॉस को आदमी दिक्कत तो ये है लगाता कि है लेकिन पेट्रोल बाउंड्री पे सेंचुरी कैच मार हो रही है ना नहीं, सर, नहीं, 100 पार चली गई है। नहीं, हाँ। सर एक सवाल सुन लीजिए आप, उसके बाद सिक्सर मारिएगा, क्या पता बाउंड्री पे कैच हो जाए। मेरा सवाल यह है, ये जो पेट्रोल और कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, इसको आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आते हैं? भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन की सरकार 50% से ज्यादा है, आप जनता को राहत देना चाहते हैं, दे दीजिए, या ये वादा करके आज चले जाइए कि 2024 के अंदर आप गारंटी दे दीजिए कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को ले आएंगे, जनता को एक समान हर राज्य में पे करना पड़ेगा पेट्रोल की और डीजल की कीमत में। अब सिक्सर लगा दीजिए। सिक्सर नहीं, मुझे डर है कि ये मेरे जो यंग फ्रेंड्स है वो सोचेंगे हम, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था मुझसे पूछने के लिए कि मैं फ्रंट फुट पे लगाऊं इसको। देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्राइस कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, और एक होता है, क्योंकि कच्चा तेल, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय बहुत जबरदस्त गति शक्ति बढ़ रही है। हमारी जो ऑयल कंजम्पशन है क्रूड ऑयल की, वो ग्लोबल कंजम्पशन से 3 गुना ज्यादा है। अगर 1% ग्रोथ है दुनिया में, हमारी 3% है। सवाल यह है कि हम कच्चा तेल का जो आयात है, इंपोर्ट 85% है। हम जो भी, ये 14 से भी पहले भी था, नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ रही है। तो हम 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, फिर हम अपनी रिफाइनरीज में उसको पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, और जो हमारी नेचुरल गैस है उस पर हम 50% डिपेंडेंट है। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया भर में दाम बढ़े हैं? सर मेरा सवाल है जीएसटी लगा दीजिए। और मैं जीएसटी पे आ रहा हूं अंकिल, 1 मिनट 2 मिनट दो मेरे को। हमारे दुनिया भर में दाम बढ़े हैं, भारत में 2-3 साल में कम हुए हैं। और इस समय सवाल ये होना चाहिए, बिकॉज रेड सी में टेंशन है, ईरान और इजराइल में टेंशन है, दाम बढ़ने चाहिए पर आपने तो कम कर दिए। तो ये एक है। जहां तक जीएसटी में, हम बिल्कुल जीएसटी लगाने के लिए इच्छुक थे। केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये जीएसटी काउंसिल में बात लानी चाहिए। इलाहाबाद में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जो भी विपक्ष के राज्य थे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होते हैं भाई साहब आपको पता है वो कंसेंसस से होते हैं, तो वहां पे जो विपक्ष के राज्य थे सब ने इसका नेगेटिव किया। क्यों किया? और मैं, आपके राज्यों ने सपोर्ट कर दिया? सबने सपोर्ट किया। सुनिए तो सही, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। दूसरा ये सवाल, गारंटी मैं ना जयशंकर जी के मंत्रालय की गारंटी देता हूं, ना वित्त मंत्रालय। जीएसटी वित्त मंत्रालय में आता है, एक साउथ ब्लॉक में, एक नॉर्थ ब्लॉक में। अब निर्मला जी को बुलाइए, उनसे पूछिए हमने क्या किया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, 2 बार कम की, नवंबर 21, मई 22। उससे पेट्रोल और डीजल का दाम 16 रुपए और 13 रुपए कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य थे उन्होंने अपना वैट कम किया, उससे क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पेट्रोल जो है 13 रुपए कम का बिकता है, उनका ज्यादा। और ये ऑपोजिशन वाले क्या कहते हैं, इसको आप कब करेंगे? अरे खुद तुम मान्य अपना वैट कम कर दो। राजस्थान में क्या हुआ? बाकी जगह। अभी हमने क्या किया, इस बार 400 पार, ज्यादातर राज्य हमारे होंगे। उसके बाद जो सेंटर निर्णय करेगी, जो बाकी राज्य होंगे वो भी अपना वैट कम करेंगे, और फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार है ही अभी, महाराष्ट्र में भी है ना, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार
मतलब जिस तरीके की मैं चाहता हूं नहीं है, पर गठबंधन की सरकार होगी जरूर। ओ, एक तरफा चाहिए पूरा अपनी पार्टी का। लेकिन एक सेकंड, एक जादू समझा, आप सब जादू जानना चाहते हैं? तमाम आपकी दलीलें हमने सुन ली। एक जादू जो आप लोग करते हैं कि चुनाव के एन पहले कीमतें घट जाती हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव थे तब भी कीमत तभी नहीं घटी थी। कमी हुई। मैं आपको रोकना चाहता हूं, चुनाव यहाँ 5 साल में 10 बार होते हैं। कीमत सिर्फ अप्रैल 2022 में कम हुई है और उसके बाद अभी 2 रुपए कम हुई है। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव हुए, मुझसे यही सवाल पूछा जाता था आप ही की कोलीग्स ने कि आप अभी करने वाले हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। मैंने कहा चुनाव का इसके साथ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो कच्चे तेल की इंपोर्ट है वो पब्लिक सेक्टर भी करता है और प्राइवेट सेक्टर करता है। इसका डिपेंड करता है इंपोर्ट प्राइस इंटरनेशनल। अभी हमने पीछे 2 रुपए कम किया और इंटरनेशनल प्राइस उस समय 80 थी, अब 90 हो गई है, ऊपर बढ़ रही है टेंशन के कारण। बट आपको तो चिंता, और मुझे खास करके चिंता ये होनी चाहिए जब तक मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हूं, कि दाम बढ़ ना जाए। तो चुनाव का दाम के साथ कुछ ही लेना देना नहीं है। मैनिफेस्टो में इस बार ऐसा क्या होगा कि आप लोग आप बीजेपी के चाहते लिए हैं कि मेरे को 370? एक शाम बुला के पहले मैं मैनिफेस्टो लीक कर दूंगा? मैं असलियत है मुझे पता नहीं है। मैनिफेस्टो के काम हुआ है, पर अल्टीमेटली क्या कल आएगा वो तो कल सुबह 9 बजे के करीब माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारा संकल्प पत्र आपके सामने रखेंगे उस समय पता लग जाएगा। फिर भी उसकी दिशा कुछ तो बताइए कि किस दिशा में, क्योंकि देखिए अभी तक जो मैनिफेस्टो में आप लोगों की बड़ी बातें होती थी, अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, ये सब तो खत्म हो चुका है एजेंडा। तो क्या कुछ नया ऐसा ज्यादातर 1-2 चीजें छोटी सी रहती हैं। अभी कौन रह सी रही रह है? गई कौन है? कौन सी हसरत आप रह देख गई? लेना पुराना वो। अच्छा, मैं बता देता अच्छा, हूँ। हाँ। बहुत सी चीजें आपके मैनिफेस्टो में पूरी हो गई हैं। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में आ हाँ। गया, वही मॉडल आपका अन्य स्टेट्स में भी मुझे आएगा। लगता है आपको मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी में जरूर जोड़ा होगा। नहीं, सूत्र होते हैं आप जैसे, हाँ, वो मेरे बता जैसा- देते हैं। चलो अच्छा। क्या विकसित भारत को लेकर जो 2047 के अंदर 100 वर्ष जब आज़ादी के पूरे होंगे तो विकसित भारत का जो सपना है उसकी रूपरेखा उस पूरे मैनिफेस्टो में दिखाई देगी? मैं अपनी तरफ से ये असेसमेंट कर रहा हूं, जो काम हुआ है और जो जहां तक मुझे जानकारी है, पहले 90 दिन में हमने क्या करना है वो भी तय हो गया। मैनिफेस्टो में एक बहुत बढ़िया काम हुआ है राजनाथ जी की, सिंह जी की अध्यक्षता में। मैनिफेस्टो अगले 5 साल में हम क्या करना चाहेंगे हर एक फ्रंट पे वो हो गया। 90 दिन का पहला वो हो गया। और आपकी बात बिल्कुल सही है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है विश्व भर में 5वें स्थान पे, कैसे इसको 3रे नंबर पे लाना है और कौन कौन सी स्कीम्स हमें आगे ले जाना है। मैं आपको एक और भी चीज कह दूं, जहां तक मुझे कई चीजें हम करना चाहते थे पिछले महीनों में, क्योंकि समय नहीं था, वो अब पहले 90 दिन में करेंगे और उसकी जानकारी आपको कल हमने सुबह सुना है तक। प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों को कहा, जिस तरह से वो हर जगह कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में, अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं इस इंटरव्यू के, वो कहा 3रे टर्म में मैं वापस आ रहा हूं। आप सबको 100 दिन का काम मांग लिया है कि क्या करने वाले 100 हैं? दिन का 100 काम दिन भी का और 5 काम साल अपने- का जो रोड मैप है हाँ, वो भी। बिल्कुल मांग लिया है। क्या दिया आपने 100 दिन में, क्या करेंगे? नहीं, मैं थोड़े ना आपको बताऊंगा क्या, मैंने तो अपनी तरफ से सुझाव भेज दिया है। कल आपको थोड़ा इंतजार करिए, आपको कई शोज करने हैं और कल 12 बजे से लेकर मैं नॉन स्टॉप इंटरव्यूज कर रहा हूं। संकल्प पत्र में जो होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा बहुत से लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं जो विचारधारा एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दिन पहले तक जो आपके विचारों को खिलाफ बोलते थे वो आ जाते हैं। 428 लोगों को आपने उम्मीदवार बनाया है। 116 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हैं। 116, तो ऐसे में आपके कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे? जो आंकड़ा 25% से ज्यादा जाता है। एक सवाल छोटा सा और है, क्योंकि अंजना जी भी हैं। महिला आरक्षण की बात आप लोगों ने की थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, 33% महिलाओं को देने की बात है। 428 में से सिर्फ 68 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जो लगभग 16% है। अगर इतनी ही अच्छी मंशा है तो अभी से चालू कर देते 33% देने का। आपके दोनों वेट क्यों कर रहे हैं? आपके दोनों सवाल बड़े पर्टिनेंट है। मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मणिकल
या बनिया पार्टी मानी जाती थी। अब एक पैन इंडियन पार्टी हो गई है जिसकी अपील नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, ओबीसी, सारी कैटेगरीज में आ गए। हम लोग थे ही नहीं प्रेजेंट। अब जैसे मैं पंजाब की बात करूं, अब पंजाब में हम लड़े ही नहीं कभी। हम 117 में से सिर्फ 23 सीट लड़ते थे, तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल यह है, वो कमल के सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो लेके कर रहे हैं। आप आज देखिए, मैं तो, मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी टेररिस्ट भी जो होते हैं, ठूस गैस के बाद वो फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, उसके बाद वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये हमारे जो विपक्षी दल हैं, अगर उनमें से कई लोग हैं जो हमारी तरफ आना चाहते हैं, तो जिसने भी निर्णय लिया उन्होंने व्यक्ति देख के लिया और ये देख के लिया कि वो हमारी पार्टी में काम करेगा। दूसरी बात, कई हम अब निराशा की बात करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं, भाई कईयों को टिकट नहीं मिले, वो कहीं और जाके गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर वो इसलिए नहीं गए, अरे इधर उधर की पार्टी में टिकट मांगने गए। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, वो इसलिए नहीं गए कि उन्हें हमारे साथ कोई निराशा है। उनको हमने टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो गए। जहां तक 33% रिजर्वेशन की बात है, सर मैंने आपको पहले भी बोला, पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर वो जो नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी। नहीं, अभी सुनिए, सेंसस जो है डिले हो गया, सही माने में कोविड के कारण। सेंसस जब होगा, डिलिमिटेशन होगी, तो 33% सीटें ऐड होंगी। तो अभी 68% ये नहीं है, उसके ये 68 विल बिकम 33% एडिशनल। नहीं तो क्या, नहीं तो अंजना जी आपकी सीट ले जाएंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? मेरा आपसे प्रश्न, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं पलटिए मत सर, हाई स्पीड यू टर्न मत लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो केक है उससे काट के 33% महिलाओं को नहीं देंगे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक सेकंड, पहले जो पुरुष हैं उनको सुरक्षित करेंगे, नहीं, सीटें बढ़ाएंगे। अब दिल्ली में 7 सीटें हैं। अभी आपने बोला, पुष्टि की कि अंजना जी की टिकट उनको मिल जाएगी। आप एनालिसिस में मेरी बात का पतंगड़ बना रहे हैं। सुनिए, मैंने ये कहा, अभी बताता हूं, दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 में से 2 हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, बांसुरी जी और कमलजीत। ओके, अब ये देखिए, हमने यहां पे जब कैंडिडेट चुने, हमने कैंडिडेचर को देखा। अगर कोई तीसरी सीट में कोई कैंडिडेट होती है तो ये 33% से ज्यादा हो जाता, अभी ये स्लाइटली शॉर्ट है। देश भर में एक ट्रांजिशन आ रहा है, देश भर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आने वाले समय में जब ये सेंसस कंप्लीट हो जाएगा और डिलिमिटेशन हो जाएगी स्टेट असेंबलीज में भी, और अगले चुनाव जो होंगे 2029 के, आप देखेंगे 33% होगी नहीं, उससे ज्यादा भी होगी। मैं तो जहां जाता हूं, मैं अपने यंग वोटर से पूछता हूं, आप लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? ज्यादातर सब अपना हाथ उठा लेते हैं। इसी के साथ अब अंत की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल। अच्छा, सर बहुत छोटा सवाल है। राज्यसभा में जितने सदस्य रिटायर हुए या जो सीनियर लोग हैं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के, ज्यादातर लोगों को बीजेपी आला कमान ने कहा चुनाव लड़ने के लिए। हरदीप सिंह पुरी 2019 में अमृतसर से चुनाव लड़े थे, इस बार चुनाव नहीं लड़े, आपने मना कर दिया या पार्टी? नहीं, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं भैया। पिछली बारी 2019 में, मतलब आपसे नहीं पूछा, बाकी सबसे पूछ लिया? नहीं, सबसे नहीं पूछा, कुछ लोगों से नहीं कहा। उन पार्टी का ये निर्णय है कि आपको राज्यसभा में रखना है या लोकसभा में रखना है। पहली बात जो है, आप चाहते थे? नहीं, सुनिए, मेरी जवाब देने दीजिए, फिर मैं अपनी चाहत के बारे में बताता हूं आपको। मैं ऐसी चीजें चाहता हूं, अब ये थोड़ा मिल जाती है एकदम। अब ऐसा है, जिनको लोकसभा लड़ने के लिए बोला, ज्यादातर उनकी ऑलरेडी 3 टर्म हो चुकी थी राज्यसभा में। जैसे मनसुख भाई हैं, पीयूष भाई हैं, वो हैं, उनको हो चुकी थी। 2 हुई हैं उनकी, 2 हो गई थी, या तीसरी टर्म में थे, कईयों की 3 टर्म भी हो गई थी। मेरी तो अभी दूसरी टर्म खत्म नहीं हुई भैया, मेरे 3 साल रहते हैं। पर मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे कहते कि इलेक्शन लड़ो, मैंने पिछली बारी मेरे को 17 दिन दिए टोटल, एंड आई गॉट 41.6% वोट। अगर अकालियों का सैबोटाज नहीं होता, आज मैं लोकसभा का मेंबर। अकालियों ने आपको हरवा दिया चुनाव? 100%। मेरे को क्या, सबको सैबोटाज करते हैं, वो कोई चाहते ही नहीं है कि सिख चेहरा कहीं वहां खड़ा हो। गठबंधन में रहते हुए हरवा दिया? बिल्कुल, उनका मतलब है, वो कह रहे हैं कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, ये ठेकेदारी उन्होंने अपने आप को दे दी है। मेरे जैसा सिख तो मानने को तैयार नहीं है
मैं ये जाट पापे में नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि ये कौन है, कहां से आए हैं ये लोग, अभी देखेंगे, बात करेंगे। हाँ, सरदार प्रकाश सिंह बादल एक बहुत बड़े नेता थे, उनके हम लोग सब पांव छूते थे, पर ये जो सक्सेसिव जनरेशन आई है अपने आप को स्टैंप लगवाना चाहती है कि सीख के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कौन से सीख के? मैं तो लंदन में रहा हूं, न्यूयॉर्क में रहा हूं, कौन इनकी लीडरशिप मानता है? इसी के साथ अंत की तरफ चढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब वाले मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा आक्रामक हो रहे थे, लेकिन आपने हर तरह की गेंद पर बल्लेबाजी की। बहुत बहुत आक्रामक क्या मतलब है? आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब देना बनता है, मैं कौन होता हूं आक्रमण करने का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। 4 जून को फिर इंटरव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि जनता की मुहर किस पर लगती है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।